दोस्तों, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपनी 5 दिन की रूस की यात्रा पर है, जहां हर साल की तरह इस बार सालाना मीटिंग में हिस्सा लेने भारत के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर गए हैं। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती अपने आप में एक भावुक दोस्ती है। जब भी हम किसी भारतीय से पूछते हैं कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं या फिर रूस भारत का सच्चा दोस्त क्यों है, तो उस संदर्भ में सभी भारतीय ये कहते हैं कि 1971 की लड़ाई में रूस ने अगर भारत का साथ ना दिया होता तो अमेरिका और पाकिस्तान वो युद्ध जीत जाते, या फिर ये कह सकते हैं कि अमेरिका के युद्धपोत भारत में एंट्री कर जाते और भारत को एक बड़ा नुकसान पहुंचाते। अब वास्तव में तो ये बात सभी जानते हैं कि 1971 की लड़ाई में सोवियत संघ ने भारत के लिए वो काम किया था जो कभी भी कोई सा भी देश किसी दूसरे देश के लिए नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज भी भारतीय लोगों के मन में रूस एक अलग जगह बनाकर रखता है। आज सभी भारतीय रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। लेकिन भारत और रूस के संबंध सिर्फ इसलिए ही अच्छे नहीं हैं कि रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ ने भारत के 1971 की लड़ाई में मदद की थी, बल्कि एक समय पर रूस ने भारत को कठिन समय में इतनी बड़ी मदद की जिसके दम पर आज भारत विकास की गति पकड़ रहा है। दरअसल आज जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है और भारत का एनर्जी सेक्टर लगातार भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है और भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहा है, उसके पीछे रूस की बरसों पहले की सहायता आज भारत को फायदा पहुंचा रही है। दरअसल ये बात है 1996 की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल की, जब भारत ने पोखरण में परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। तब उस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूरोप और अमेरिका सभी देश, सभी पश्चिमी देश एक तरह से भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए थे। कुछ देशों ने तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन उस समय भारत अपनी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया और नियमों को लागू करने के बाद एक तीव्र गति पकड़ रहा था और इसी के चलते भारत अपने एनर्जी सेक्टर को भी और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता था, जिसके लिए भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के अधिक निर्माण पर जोर दे रहा था। लेकिन भारत के लिए समस्या तब शुरू हुई जब भारत 1990 में अपने आर्थिक सुधार के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए अपने एनर्जी सेक्टर और पावर सप्लाई जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर जाने लगा। तब भारत को यह एहसास हुआ कि उनके पास में ये तकनीक है ही नहीं, और चूंकि भारत ने 1996 में पोखरण परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, तो उसके बाद सभी पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन समेत अन्य देश जिन पर न्यूक्लियर पावर बनाने की तकनीक थी, जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा थे, वो उसके सदस्य थे, उन्होंने भारत को एनर्जी सेक्टर के लिए न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। जिसके बाद एक बार फिर भारत को मदद करने भारत का सच्चा दोस्त रूस ही सामने आया। तब 2002 में रूस के द्वारा भारत पर भरोसा जताकर भारत को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए सभी तरह के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई। रूस ने उस समय किस तरह से यूरेनियम का प्रयोग करके उसको एनरिच करके न्यूक्लियस पावर में कन्वर्ट किया जाता है, वो सभी तकनीकी चीजें भारत को बताकर दक्षिणी भारत में 2002 में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, जिसका नाम था कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2002 में रूस के द्वारा बनाया गया ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगभग 1000 मेगावाट की क्षमता से बिजली उत्पादन करता है। और अभी अपनी रूस की यात्रा पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसी पावर प्लांट के संदर्भ में एक और डील साइन की है, जहां पर अब इस पावर प्लांट का विस्तार और इसमें कुछ और यूनिट लगाई जाएगी। इसके बाद 2027 तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता लगभग 2000 मेगावाट या इससे अधिक हो जाएगी, और ये यकीनन दक्षिण भारत में एक बड़े एनर्जी पावर जनरेटर का काम करेगा। आज जहां भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है और भारत अपना कार्बन उत्सर्जन कम से कम करना चाहता है, उसके लिए भारत को न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हालांकि भारत लगातार सोलर पैनल और सोलर एनर्जी पर फोकस कर रहा है। भारत के पास कई बड़े सोलर पार्क और कई बड़े आकार की नदियों पर तैरने वाले सोलर पावर प्लांट हैं, और राजस्थान के रेगिस्तान रीजन में भी भारत के पास सोलर पावर प्लांट हैं। लेकिन सोलर पावर प्लांट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये सोलर पैनल 10 से 15 साल तक ही चल पाते हैं। इसके बाद ये खुद ब खुद ई वेस्ट बन जाते हैं और खुद पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने लगते हैं। साथ ही एक बड़ा सोलर पावर प्लांट काफी ज्यादा जगह लेता है। लेकिन अगर सोलर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे कम जगह में न्यूक्लियर पावर प्लांट अधिक क्षमता से पावर जनरेट कर सकता है।
एक निश्चित जगह पर जहां सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, वहीं उतनी या उससे छोटी ही जगह में न्यूक्लियर पावर प्लांट 1000 से 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकता है। ऐसे में रूस के द्वारा 2002 में दक्षिण भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट करने में जो भारत की मदद की गई, वो यकीनन भारत के न्यूक्लियर प्लांट सेक्टर के लिए एक नींव थी, एक शुरुआत थी। और आज भारत की तीव्र आर्थिक विकास प्रक्रिया को देखते हुए रूस ने भारत के साथ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इतना ही नहीं, रूस ने केवल एनर्जी सेक्टर तक भारत का साथ ही नहीं दिया, बल्कि क्रूड ऑयल और भारत के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण चीज है पेट्रोल, उसकी कमी भी पूरी कर दी। दरअसल जब से रूस लगातार पिछले 2 सालों से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, इस बीच रूस ने भारत को इतने भारी डिस्काउंट पर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट किया कि इन 2 सालों में भारत को लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ। इतना ही नहीं, जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते हुए लगातार अमेरिकी और यूरोपीय आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा था, तब वो भारत ही था जिसने लगातार रूस का कंटिन्यू सपोर्ट किया और उस पर किसी भी तरह का आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया। भारत ने लगातार रूस को क्रूड ऑयल की खरीद के संदर्भ में पेमेंट की। साथ ही जब जब रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया, तब भारत ने रूस के समर्थन में प्रस्ताव को खारिज करने के संदर्भ में वोट किया। वास्तव में ये भारत और रूस के बीच की दोस्ती ही है कि रूस और भारत दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा से डट कर खड़े रहे। जहां रूस ने न सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ साझा किया, बल्कि आज जो भारत एक डिफेंस इंपोर्टर से बनकर एक्सपोर्टर बन गया, उसके पीछे भी रूस का बहुत बड़ा योगदान है। जहां आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट में अपनी एक अलग जगह बना चुका है, उसके पीछे ये भारत और रूस की दोस्ती ही है जिसने इस मिसाइल को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। क्योंकि कोई भी देश इतनी जल्दी अपनी घातक मिसाइल की तकनीक ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हो जाता। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है, ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ कंपनी और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रेनेशिया का संयुक्त कार्यक्रम है। रूस की तकनीक और भारत का आधुनिक तरीका, डिजाइन की मजबूरी और कम लागत ने ब्रह्मोस मिसाइल को इतना मजबूत बनाया कि आज 20 से अधिक देश भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और कई देशों को तो भारतीय मिसाइल बेच भी चुका है। और इसी से भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है, जिसके बाद भारत के कई अन्य हथियार जैसे कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, इन सब की मांग भी बढ़ने लगी। साथ ही भारत जो अगले साल 2024 में अपने गगनयान मिशन के तहत अपना पहला मानवीय अंतरिक्ष मिशन, जिसमें कि पहली बार भारतीय लोग अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, उसकी तैयारी कर रहा है। और इस संदर्भ में भारत की तरफ से जाने वाले लोगों को रूस की स्पेस एजेंसी किस तरह से अंतरिक्ष का वातावरण होता है, वहां किस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे में वर्तमान में भारत और रूस केवल एनर्जी सेक्टर में एक साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि साइंस, टेक, स्पेस और अन्य सेक्टर में भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।